नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट और मैं हूं मुकेश कुमार सिंह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए मैं आज एक टॉपिक लाया हूं और वो टॉपिक है इटली का एकीकरण। दोस्तों, इटली का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे न केवल बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बल्कि दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ये टॉपिक और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल इसे भूल नहीं पाएंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप एक बार में जो आपको याद होने वाला तरीका है वो आप जान जाएं। और मैंने आपको बेहतर बनाने के लिए एक तो आपको मैं समझा रहा हूँ, दूसरा मैंने नोट्स तैयार करके लिखा है ताकि आप इस नोट्स को अच्छी तरह से समझ करके अपने बोर्ड की परीक्षाओं में लिखें और अधिक से अधिक अंक पाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो इटली का एकीकरण। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआत में जब नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर था और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचारधारा फैल रही थी। आप जानते हैं 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसने राष्ट्रवादी भावना, जनतांत्रिक भावना, व्यक्ति के अधिकारों की बात की और ये जो विचार थे वो पूरे संपूर्ण यूरोप में फैल रहे थे और इस विचारों को फैलाने का काम किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। और उसने इटली पर उसने शासन किया। इटली पर 1796 से लेकर के 1814 तक उसने शासन किया। एक सूत्र में इटली को उसने बांधा, उसको एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था दी। तो उस विचारधारा फैल रही थी, इटली भी उससे अछूता नहीं रहा। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान चला जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक राष्ट्र बना दिया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए कार्य, उसके सुधारों का असर और राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, जो व्यक्ति के अधिकारों की बात थी, जो जनतांत्रिक विचारधारा थी, उस बातों ने इटली को एकीकरण करने में बहुत ज़्यादा मदद की। अब इटली क्या रहा? इटली प्रायद्वीप, अब आप देखिएगा मैंने हम इटली का मानचित्र बनाया हुआ है। इटली एक प्रायद्वीप है। इटली भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर से घिरा हुआ एक प्रायद्वीपीय देश है। वर्तमान में वो देश है। हम उस जमाने की बात करेंगे जिसका एकीकरण हुआ। तो नेपोलियन के बाद संगठित राष्ट्र जो बना नेपोलियन के प्रयासों से और फ्रांस की क्रांति से जो उत्पन्न विचार थे उसके द्वारा। नेपोलियन के पतन के बाद इटली 8 राज्यों में बंट गया था। नेपोलियन जिसने इटली में शासक के तौर पर शासन किया और इटली को एक सूत्र में बांधा, लेकिन नेपोलियन के 1815 में पतन के बाद इटली 8 राज्यों में बट गया। कौन कौन से? सार्डिनिया, पीडमांट, लोम्बार्डी, तीसरा मोडेना, चौथा परमा, पांचवां टस्कनी, छठा नेपल्स, सातवां सिसिली और 8वां पेपल राज्य था। एक एक करके हम मानचित्र में देखते हैं। लोम्बार्डी, सबसे पहले सार्डिनिया, पीडमांट के ये भाग हैं और सार्डिनिया, ये दोनों एक ही राजवंश के अधीन थे। इन्हें सार्डिनिया, पीडमांट कहा जाता था। दूसरा लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये एक प्रांत थे जो कि वेनेसिया, लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में थे। तीसरा है मोडेना ये है। चौथा परमा, पांचवां टस्कनी, छठा नेपल्स और सातवां सिसिली और 8वां जो राज था वो था पेपल राज्य जो था वो पोप के अधीन था और पेपल स्टेट में ही रोम था जो इटली की प्राचीन काल से रोमन साम्राज्य की राजधानी कही जाती थी। रोम भी जो था पेपल स्टेट के अंतर्गत आता था। तो नेपोलियन के बाद 8 राज्यों में बट गया था इटली। अब इन्हीं 8 राज्यों का जो एकीकरण हुआ, एक देश बना इटली, उसी के एकीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे उनका जो है एकीकरण हुआ। तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और जानें। इटली के एकीकरण में कोई एक कारक नहीं बल्कि कई सारे कारक जिम्मेदार थे।
इटली के एकीकरण का कार्य लगभग 1846 के आसपास शुरू हुआ। 1815 में पतन हुआ नेपोलियन का, और उस दौरान छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया इटली, और फिर 1846 में उसके एकीकरण कार्य शुरू हुआ। उसके पहले जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी वो पूरे इटली के विभिन्न जो हिस्से थे वहाँ पर जोर मार रही थी। जनता जनतंत्र राष्ट्रवाद कायम करना चाहती थी, वो राजतंत्रों को नष्ट करना चाहती थी, उसको हटाना चाहती थी। तो उसका काम वो एकीकरण चाहती, क्योंकि एकीकरण के जो फायदे थे उसने इटली की जनता ने नेपोलियन के राज्य में देखे थे। तो इटली के एकीकरण कार्य 1840 आसपास शुरू हुआ। इस दौरान क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता पीडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल तथा उसके प्रधानमंत्री काबुर ने की थी। एक युद्ध होता है क्रीमिया का युद्ध, जो कि लड़ा गया तुर्की और रूस के खिलाफ। मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की आदि ने मिलकर लड़ा था। तो उसमें पीडमांट सार्डिनिया के राजा ने उनकी मदद की थी, जिसके बदले में मित्र राष्ट्रों ने पीडमांट सार्डिनिया की मदद करने की उनसे वचन दिया था। अब काबुर जो कि एक बहुत ही इटली के एकीकरण करने में 3 प्रमुख लोगों का हाथ है, जिसमें मेजिनी, काबुर, गैरीबाल्डी। और काबुर जो प्रधानमंत्री था सार्डिनिया पीडमांट का, उसका राजा विक्टर इमैनुअल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और योगदान देने वाला व्यक्ति था, जिसके अधीन तले पूरे इटली का एकीकरण हुआ। तो पीडमांट के प्रधानमंत्री काबुर ने क्रीमिया युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी, इसलिए उसकी सहायता करने का वचन दिया था। और ऐसे में काबुर भी अपने देश को एकीकरण करना चाहता था। इसके लिए उसने शुरुआत की। सबसे पहले काबुर ने उसने लोम्बार्डी वेनेशिया पर हमला किया। लोम्बार्डी वेनेशिया जो कि ऑस्ट्रिया के अधीन था, लेकिन फ्रांस ने इसकी मदद करने की कोशिश की थी। इसलिए जब उसने लोम्बार्डी वेनेशिया पर हमला किया तो ऑस्ट्रिया कुछ नहीं बोला और लोम्बार्डी वेनेशिया को उसने जीत लिया और उसे पीडमांट में मिला लिया। इसी समय मध्य इटली के राज्यों परमा, मोडेना तथा टस्कनी में, अब जैसे ही चूँकि विक्टर इमैनुअल और काबुर ये चाहते थे कि राष्ट्रवादी भावनाएं फैले, जनता को अधिकार मिले, तो जब उसकी जीत हुई लोम्बार्डी वेनेशिया पर, तो परमा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने अपने राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जिस विद्रोह के कारण परमा, मोडेना और टस्कनी के जो राजा थे वो भाग गए। इसके बाद काबुर ने अपनी कूटनीति के द्वारा परमा, मोडेना और टस्कनी, उसने जो है अब कूटनीति से इन राज्यों को जन्म संग्रह करवाया इन तीनों मध्य इटली वाले देशों में। और वहाँ की जनता ने, परमा, मोडेना और टस्कनी की जनता ने पीडमांट और सार्डिनिया में मिलना सुनिश्चित किया। अब गैरीबाल्डी ने अपनी लाल कुर्ती सेना की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर हमला किया। अब आप देखें, पीडमांट ने लोम्बार्डी वेनेशिया को जीता, परमा, मोडेना, टस्कनी को अधीन किया। अब बच गए पेपल स्टेट नेपल्स, सिसिली, जिसमें नेपल्स और सिसिली पर अधिकार जमाया गैरीबाल्डी ने। मैंने पहले बताया भी आपको कि इटली के एकीकरण में जो महान विभूतियाँ थीं उसमें गैरीबाल्डी का नाम आता है। उसकी एक सेना थी, एक महान योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं गैरीबाल्डी। उन्होंने अपनी सेना, जिसे लाल कुर्ती कहा जाता था, उसकी सहायता से नेपल्स और सिसिली को जीत लिया और उसे सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और पीडमांट सार्डिनिया के अधीन नेपल्स और इटली भी शामिल हो गए। अब एक राज्य बचा, वो था पेपल स्टेट, जहाँ का जो शासक था वो था पोप। सिर्फ एक राज्य बचा, पेपल स्टेट, जिस पर पोप का राज्य था, जिसकी रक्षा फ्रांस कर रहा था। फ्रांस पोप की रक्षा कर रहा था, इसलिए अब विक्टर इमैनुअल ने सीधे उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने समय का इंतजार किया, एक उचित समय का। वो उचित समय कब आया? 1870 में। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ा। क्या हुआ? मौका कैसे मिला पेपल स्टेट को मिलाने का?
जब 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ा। ऐसे में फ्रांस ने अपनी सेना पेपल से हटा ली, तो पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल ने पेपल स्टेट पर हमला करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। सीधे हमला नहीं करना चाहता था विक्टर इमैनुअल, क्योंकि पोप पर हमला करने का मतलब था कि पूरे यूरोप की कैथोलिक जनता पे, कैथोलिक लोगों को नाराज़ करना, इसलिए उसने तब हमला किया। साथ ही साथ फ्रांस की भी सेना वहाँ थी, तो फ्रांस की सेना को हटने का उसने इंतजार किया, और जैसे ही सेना हटी फ्रांस की, उसने पेपल स्टेट पर हमला कर दिया और पेपल स्टेट और रोम को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से जो आखिरी राज्य था, आखिरी राज्य पेपल स्टेट था, उस राज्य को जीतने के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ और सारे राज्य जो इटली के थे वो सार्डिनिया पीडमांट राज्य के अधीन यानी विक्टर इमैनुअल के अधीन हो गए और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे से में आपको नोट्स बनाकर मैंने समझाया, बड़े ही धाराप्रवाह तरीके से आपने सुना। आप इसे अच्छी तरीके से आप इसे याद कर लें, समझ लें और कोशिश करें ये मैप बनाने का। अगर आप मैप बना करके अपना उत्तर लिख देंगे तो निसंदेह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ढेर सारे वीडियोस लाने वाला हूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिले, आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। दोस्तों फिर से आपसे एक और अच्छे बेहतर वीडियो के साथ मिलूंगा, जो आपकी बार की परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, उस प्रश्न में आपको वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, ताकि आपकी परीक्षा तैयारी और बेहतर हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।